करनी पड़ती हैं हमें अपने हिस्से की यात्राएं स्वयं ही। करनी पड़ती हैं हमें अपने हिस्से की यात्राएं स्वयं ही। हर हमराही हम सफ़र बने ये ज़रूरी तो नहीं। हर हमराही हम सफ़र बने ये ज़रूरी तो नहीं। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निवाड़ी मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध साहित्यकारा लेखिका डॉक्टर पायल लिल्हारे जी। इनके परिचय में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। बहुत ही मेहनती और साहित्यिक शख्सियत हैं ये। और फिलहाल जो बात करें तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी में ये कार्यरत हैं। सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो 17 से ज़्यादा इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं और अभी इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशनाधीन भी है। इनके सम्मान की बात करें, जब आपके सम्मान की हम बात करेंगे तो लिस्ट इतनी लंबी है कि बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से आपको सम्मान प्राप्त हैं। और इसके साथ ही ये जो है 5 फिलहाल 5 जो शोध जो शिष्य हैं जी। स्कॉलर्स अच्छा। जिनके लिए, हाँ जी, उनके जी। शोध कार्य में इनकी रिसर्च गाइड भी हैं। और जी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इनके लेख और इनकी लेखनी जो है वो प्रकाशित होती ही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में भी ये शोध पत्र वाचन करती ही रहती हैं। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ जिस बात को हम कहेंगे, ये पूर्णतः निशुल्क एक गुरुकुल जो है प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय उसका संचालन भी कर रही हैं। तो इतनी महान शख्सियत का आज हमारे मंच पर जो आगमन हुआ है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे जी। साथ अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए आज जुड़ी हुई हैं। तो जी। डॉक्टर पायल लिल्हारे जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। और मैं भी आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ। बस ये है कि परिश्रम और लगन है और कुछ कुछ न कुछ करते रहने का जज्बा है। और बिल्कुल। जिस जज्बे को लेकर, चूंकि साहित्य से जुड़ी हूँ, साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य से जुड़ने की वजह से एक संवेदनशील हृदय ईश्वर ने दिया है। उसी के सहारे कुछ लिखने पढ़ने का प्रयत्न बस करती रहती हूँ। जी। बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि बहुत संवेदनशील हृदय होता है जो दूसरों की व्यथाएं जो लिखते हैं। अन्यथा जो लोभी और जो व्यसनों में पड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो पैसे धन और आलस्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो जी। बिल्कुल एक जी। संवेदनशील हृदय ही है जो लिख सकता है, दूसरों की पीड़ाओं को समझ सकता है। और आपने तो 20 से ज़्यादा पुस्तकें आपने जो लिख डाली हैं, तो जी आपकी मैडम, ज्यादातर संवेदनशीलता। किताबें संपादित हैं। जी बिल्कुल। ज्यादातर संपादित किताबें हैं, हाँ जो जी। कि ज्यादातर विमर्शों पर और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित किताबें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा उद्देश्य मैडम यही है कि सिर्फ खाने और जैसे प्रेमचंद जी कहते हैं कि सिर्फ खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है। जीवन नाम है लगातार आगे बढ़ते रहने की लगन का। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न ही मैं बस करती हूँ। बहुत ही सुंदर बात है कि आपने केवल साहित्य को पढ़ा नहीं है, आपने उसको जिया भी है। हम केवल कुछ अच्छी बातें पढ़ लेते हैं और कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं, वही केवल जीवन नहीं है। जब हम उनको अपने चरित्र में उतार लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय चेतना पर आपने इतना सब कुछ जो है संपादित किया है, तो ये भी बहुत काबिले तारीफ बात है। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उन सब चीज़ों को, उस साहित्य को, उन सब पंक्तियों को जिनको आपने पढ़ा है, उनको अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतारा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं। तो जी, धन्यवाद। चलिए अब जो है प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं।
पहला प्रश्न आपके बचपन से संबंधित मैं पूछना चाहूंगी कि बचपन से ही आपको साहित्य का शौक रहा है, या इस साहित्य की शुरुआत आपने किस तरह से की? जी मैडम, मुझे बचपन से ही मेरी साहित्यिक रुचि थी और मैं बहुत लंबे समय से थोड़ी-थोड़ी कविताएँ जब पढ़ती थी लिखती थी, बीए, एमए में थी, तब से अपने कॉपी में नोट्स जो बनाती थी, उसमें कहीं-कहीं कविताएँ लिखती थी और संकोचवश उसे घर में छुपा के भी रखना पड़ता था कि किसी के हाथ में ना पड़ जाए। बिल्कुल। चूँकि धीरे-धीरे जैसे जब हम युवावस्था को प्राप्त करते हैं, तो भावनाएँ भी उसी तरीके से श्रृंगारिक और कोमल भावनाएँ होती हैं, जिनको कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम सार्वजनिक मंचों पर नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। ज़्यादातर मेरी कॉपियों में मेरी कविताएँ लिखी रही। जी। उसके बाद मैं लिखती रही, किंतु जो है कभी भी ज़्यादा प्रकाशित करने का प्रयत्न नहीं किया। 1-2 समाचार पत्रों में ही जो है उस समय मेरी कविताएँ प्रकाशित होती रही। निराला, महादेवी वर्मा जैसे बड़े-बड़े साहित्यकारों को पढ़कर लिखने की प्रेरणा मिलती रही और उस उन्हीं को पढ़कर जैसे ही मैं कुछ कविताएँ जयशंकर प्रसाद की पढ़ लेती थी या किसी साहित्यकार की पढ़ लेती थी, तो उसमें फिर मेरी रुचि होती थी कि काश मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकूँ। जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है कि आपने कम उम्र में ही साहित्य में जो रुचि है वो लेनी शुरू करी। जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहली रचना आपने किस उम्र में लिखी? तब आप किस उम्र की रही होंगी? लगभग मैडम मैं फर्स्ट ईयर वगैरह में रही होगी, तो जब मैंने निराला की तोड़ती पत्थर कविता पढ़ी, तो उसको पढ़कर मुझे जो है उसकी श्रमशीलता को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और चूँकि मैं भी बहुत परिश्रमी थी और मेरी पारिवारिक परिस्थिति भी इस तरीके की थी कि मैं बहुत परिश्रम उस समय करती थी। जी। तो मुझे अचानक से एक दिन मैं जब अपने खेत में काम कर रही थी, तो मुझे अचानक से आप जानते होंगे खेतों में जब काम करते हैं, तो वो धान के गट्ठर बनाए जाते हैं और उस गट्ठर को जब मैं लेकर के का जा रही थी, तो मुझे आया कि वह ढोती बोझा। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, अब वो कविता तो मिल ही नहीं रही थी मुझे, पर वो लिखी थी और वो पहली मेरी कविता थी, जो कि निराला जी की तोड़ती पत्थर कविता से प्रेरित होकर ही मुझे जो भाव विचार आए थे, काम बिल्कुल। करते-करते उसको मैंने फिर कलमबद्ध किया था। जी, जी, जी। बिल्कुल। और इस बात पर हम चाहेंगे कि आपकी कुछ सुंदर सी पंक्तियाँ जो हैं, वो हमारे दर्शक और श्रोतागण जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें जी। सुनने को मिले। जी, जी, जी। ज़रूर। मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी, जी, स्वागत है। जो कि लड़कियों पर है, थोड़ी लंबी है। एक एक कविता औरतों पर मैं सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत है। औरतें पल प्रतिपल कुर्बान करती हैं अपनी खुशियाँ, अपने सुनहरे सपने। औरतें पल प्रतिपल कुर्बान करती हैं अपनी खुशियाँ, अपने सुनहरे सपने, अपने सृजन को भी ध्वस्त स्वयं ही कर देती है नव सृजन के लिए। अपने मन ही मन होती है कुंठित, पर नहीं कह पाती अपनी दुविधा। अपनी इच्छाओं की कब्र पर जीती है जीवन, इच्छाओं के मर जाने पर भी मरती नहीं, जीती है दूसरों के लिए, अपने लिए जीती नहीं, अपने लिए जीती नहीं। ये एक छोटी सी कविता है और एक कविता और सुना दूँ? जी, जी, स्वागत है। जी। एक कविता है रिश्ते। कुछ रिश्ते जो बन जाते हैं बोझ, कुछ रिश्ते जो बन जाते हैं बोझ, उन्हें रोकर दुखी होकर छोड़ देती हूँ पीछे और उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लेकर निकल पड़ती हूँ आगे। जो सांसों को कर देते हैं बोझिल, जो संबंधों की उड़ाते हैं धज्जियां, जो दे जाते हैं दगा, जिस पर सर्वस्व लुटाकर भी अपना ना बना सके, और सोचती हूँ जो होंगे अपने तो लौट के आएंगे और जो अपना नहीं है उसका साथ छोड़ देना ही अच्छा। बहुत खूबसूरत। रिश्तों को तोड़ती नहीं अपनी ओर से, रिश्तों को तोड़ती नहीं अपनी ओर से, पर कोई संबंधों की डोर तोड़े तो उसे रोकती भी नहीं, क्योंकि जानती हूँ जो रिश्ते विश्वास के मजबूत धागों से बंधे हैं, वे टूटेंगे नहीं और जो टूट जाए
उसे जुड़कर भी टूट ही जाना है। रिश्तों के टूटने छूटने की पीड़ा को जानती हूँ, पर यह मानती हूँ, जो रिश्ते की डोर हो कमजोर तो आज न कल टूटनी ही है, तो वह जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा। वही वही रहे बस साथ, जो हो सच्चा। वरना वरना कोई दिले नादान तो अकेला ही अच्छा। रोना है जिन रिश्तों के होने और टूटने पर, तो जितना जल्दी रो लो उतना अच्छा। दुख के दुख को टालोगे तो आगे रोकेगा रास्ता, इसलिए दुख के कांटों को चुभ जाने दो। हो जाने दो हो जाने दो पांव लहू लुहान, इससे पहले कि वह काटे हृदय को छेद डाले। पांव को ही हो जाने दो घायल, ताकि बाद में पहन सको सुखद रिश्तों की पायल। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आप लिखती हैं, बेहद उम्दा आप लिखती हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके इस लेखन में आपके जी परिवार का सहयोग जो है वो कैसा रहा? जी, परिवार ने, वैसे तो परिवार में मेरी माताएं हैं, दो माताएं हैं और बहनें हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया पढ़ाया। तो उनका सहयोग, उनको एक विश्वास था कि हाँ, हमारी बेटी जो कर रही है या जो करेगी अच्छा करेगी। और उन्होंने बहुत सीमित संसाधनों में मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया और हमेशा विश्वास रखा। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं माताएं मेरी। एक माँ थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, पढ़ी हैं, और एक माँ नहीं पढ़ी है। बहनें भी मुझसे कम ही पढ़ी हैं। तो बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी लेखन से किसी भी तरीके से जुड़ी नहीं रही। बस मेरे भीतर की का एक विश्वास था कि मैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकूं। जी। बहुत सुंदर बात है। तो क्योंकि आप शिक्षिका हैं और शिक्षा के कार्य से जुड़ी हुई हैं, तो एक बच्चों को पढ़ाना वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा की जो मांग है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी है। तो ये जी सब जी आपने कैसे मैनेज किया? जी, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ तो आप समझ सकती हैं। एक बेटा मेरा लगभग साढ़े 3 वर्ष का है, एक साढ़े 6 के करीब का है। जी। तो वाक़ई में पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ इस दौर में बहुत ज़्यादा है। कुछ सालों से मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में हूँ, पर चूँकि एक प्राध्यापक हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि अपने यहाँ के बच्चों के साथ-साथ अपने महाविद्यालय के बच्चों का भी के हितों का ध्यान रखूँ, अपनी कक्षाओं को नियमित रूप से ले सकूँ। और जी। जो भी विद्यार्थी हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, स्नेह रखते हैं हमेशा, चूँकि शिक्षिका रही हूँ, छत्तीसगढ़ में भी रही हूँ, इससे पहले गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करके मैंने लंबे समय तक वहाँ छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है और बहुत जगह पढ़ाने का मुझे अवसर मिला है। रात में भी मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चों को निःशुल्क कराती थी। फिर छत्तीसगढ़ में पढ़ाया, फिर यहाँ मध्य प्रदेश में पढ़ा रही हूँ। तो हर जगह मुझे बच्चों से बहुत असीम स्नेह, मैं कह सकती हूँ, मिला। और कई सारे मेरे बच्चे मुझे माँ के रूप में मानते हैं, ज़्यादातर बच्चे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरी कोई केवल ज़िम्मेदारी शिक्षक की नहीं है, बल्कि एक माँ और मित्र के रूप में मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और उसी तरह से उनके विकास के लिए, उनको सलाह देने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होती हूँ। तो थोड़ी चुनौतियाँ होती है, क्योंकि 10:30 से 5:30 का महाविद्यालय का समय होता है। और उसके अलावा जब सुबह घर में होते हैं तो सुबह भी बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, शाम को भी काम होते हैं। हालांकि मेरी बीच बीच में मेरी माँ का, मेरी सासू माँ का, मेरे परिवार के जनों का, खासकर मेरे पतिदेव का मुझे काफी सहयोग मिलता है। तो इस तरीके से बिना सहयोग के कहा जा सकता है कि अगर परिवार का सहयोग ना हो, खासकर जब छोटे बच्चे हो, तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिवार के सहयोग के बाद जो महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम पूरा प्रयत्न करके भी कभी कभी लगता है कि क्या हम अपने बच्चों के साथ और अपने दायित्वों के साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कभी कभी मन में लगता है, पर बस प्रयास हम करते हैं कि बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। इसके साथ ही अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? जी, मैडम, मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है सामाजिक कार्यों में और मैं लंबे समय तक सामाजिक
कार्य करती रही। मैं देवटोला बालाघाट मध्य प्रदेश में एक बालाघाट जगह है, वहाँ मेरा बचपन बीता। और 11वीं 12वीं से ही मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ गई और 2006 में मैंने एक निशुल्क विद्यालय की स्थापना गुरुकुल विद्यालय के नाम से की। काफ़ी संघर्ष मैंने उसको स्थापित करने में किया, काफ़ी मेहनत सुबह से लेकर रात तक की। और चूँकि निःशुल्क थी तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से, चूँकि हमारा जो इलाका था काफ़ी पिछड़ा था और ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग और ज़्यादातर ड्राइवरी लाइन के लोग थे, जो कि कहीं न कहीं पीने, खाने, जीने इसी तरीके की उनकी दिनचर्या थी, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं बच्चों पर पड़ रहा था। और उस में काफ़ी खराब शिक्षा व्यवस्था हो चली थी। तो हमारे एक भाई साहब हैं अशोक बोहने जी, उन्होंने अपना जीवन समाज में लगाया। उन्हीं को देखते हुए हमने भी प्रेरणा ली और स्कूल की स्थापना की और कई सारे सामाजिक काम, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का काम हो, बहुत सारे सामाजिक कामों से मैं जुड़ी और मुझे वाक़ई में उस काम में बहुत आनंद आया। हम लोग चूँकि नौकरी से बंध गए हैं, तो बहुत कम ही अवसर-बेअवसर कुछ ऐसा काम कर पाते हैं। पर उस दौर में मैंने काफ़ी काम किया और मुझे उस दौर में जो संतुष्टि मिली, खुशी मिली, मुझे लगता है आज भी मैं उतनी खुशी महसूस नहीं करती। तो मेरी पहली जो खुशी का जो आनंद का जो स्रोत था, वो सामाजिक कार्य था। और सामाजिक कार्य के साथ-साथ फिर चूँकि ये था कि पीएचडी भी करनी थी और कुछ पारिवारिक कारणों से नौकरी भी करनी पड़ी, तो इस वजह से फिर मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर भी ध्यान देना प्रारंभ किया। जी। तो आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो लेखनी है, वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रही है? जी। मैडम, मैंने बहुत कुछ तो नहीं लिखा है, हालाँकि जब से आपने मुझसे संपर्क किया तब से मुझे लगा कि मेरी कुछ कविताएँ जो बिखरी पड़ी हुई है, मैं कोशिश करूँ कि उसे कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित करूँ और उस पर मैं काम भी कर रही हूँ। कुछ कविताएँ मैंने अपनी संजोई है, इकट्ठा की है और इससे पहले मैंने जो है कुछ कविता संग्रह का भी संपादन भी किया। एक वागीश्वरी कविता संग्रह जो था, वो भी हमारा आया था, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें कविताएँ भेजी थी आशा भरी नाम से। और एक वागीश्वरी कविता संग्रह साझा संकलन प्रकाशित होना है। तो बस ऐसे ही फुटकल रूप से मैं लिखती रहती हूँ और बस प्रयास करती रहती हूँ कि थोड़ा कुछ लिखती रहूँ। जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है ये कि आप कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रेरित रहती हैं, और ये जो आपकी अंतः प्रेरणा है, यही आपको एक संवेदनशील व्यक्ति भी बनाती हैं और समाज सुधार के लिए नित प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आज के समय में साहित्य जो है उसका स्वरूप बदल रहा है। तो ऐसे में जी। बदलते स्वरूप पर, साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या विचार रखती हैं? जी, हाँ, साहित्य का स्वरूप तो वाक़ई में बदला है मैम। पहले के जो साहित्यकार थे, वो किसी लोभ, लालच या यश, कीर्ति किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से दूर होकर के साहित्य और समाज की पीड़ा को देखकर लिखते थे। हालाँकि अभी भी कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर लिख रहे हैं। पर कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ जो है जो एक बाढ़ सी भी आ गई है, हर कोई अपनी रचना प्रकाशित करना चाहता है और प्रशंसा, खासकर प्रशंसा या यश के लिए। तो एक थोड़े से बदलाव आए हैं, पर समाज का जो साहित्य का जो मूल्य है, साहित्य जिस प्रकार से समाज का दर्पण पहले था, आज भी वैसे ही कहीं न कहीं वो अपने दायित्वों को निभाते आ रहा है। और साहित्यकारों की भूमिका, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पुराने जो साहित्यकार थे, जब हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ी तो भक्ति परक कविताएँ लिखी गई, श्रृंगारिक कविताएँ लिखी गई, वीरता की आवश्यकता पड़ी, जब हमारा देश गुलाम था तो कवियों ने राष्ट्रीय चेतना के स्वर को जो है ऊँचे स्तर पर बढ़ाया। तो साहित्य जो है हमेशा से ही कहीं न कहीं समाज की जो समाज की विशेषताएँ हैं, समाज की खामियाँ हैं, सत्ता की खामियाँ हैं और समाज में जो जिस परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उस परिवर्तन की माँग को उठाता है। हाँ, कमोबेश रूप से कुछ परिवर्तन इस समय आ गए हैं। आधुनिकता का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, जो जिन मानवीय मूल्यों की बात हमारे पुराने साहित्यकार करते थे, अब मानवीय मूल्यों की थोड़ी कम बात होने लगी है
और अति यथार्थवाद और बौद्धिकता परक जो रचनाएं हैं वो होने लगी है। हम देखते हैं कि हमारा जो वर्तमान भौतिकतावादी समाज है वो कहीं ना कहीं अकेलेपन, भीड़ में होकर भी जो अकेलेपन की बात है या निराशा, कुंठा, हताशा आपको साहित्यकारों में देखने को मिलेगी। वो जो शाश्वत जीवन मूल्य थे या जो उत्साह उमंग का जो एक होता था पुराने साहित्यकारों में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आप, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो आप जी। समझ सकते हैं कि जब साहित्य बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो भी बदल रहे हैं। हमारे समाज की जी। ज़रूरतें बदली हैं, तो शिक्षा की जी। ज़रूरतें भी बदली हैं। तो जी। ऐसे में बदलते समय में हमारे जो छात्र हैं, नई पीढ़ी जो जिसे हम कहेंगे, उसके लिए जी। शिक्षा कितनी ज़रूरी है, साहित्य कितना ज़रूरी है? साहित्य हमेशा से ही मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने वाला रहा है। तो साहित्य की आवश्यकता तो हमेशा से है, क्योंकि हमारे समाज ने बहुत प्रगति कर ली है। पर जो साहित्य जो संवेदना दे सकता है, वो संवेदना टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकती। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम देखते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। और जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, पर बच्चों को लगता है कि हम तो ऑनलाइन मटेरियल पढ़ लेंगे और मटेरियल मैडम डाल देगी या हम कहीं से पढ़ लेंगे। तो वो ऐसे पढ़ने का जो जो मर्म जैसे कि हम शिक्षक से पढ़ते हैं और रूबरू होते हैं उनके सामने और उनकी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको ग्रहण करते हैं, वो इन सब चीज़ों से नहीं संभव हो पाता है। और साहित्य की भूमिका इसीलिए भी और अधिक है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कहीं न कहीं अति बौद्धिकता की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा भौतिक हो रहा है और संवेदनाओं को, मानवीय भावनाओं के का जो मूल्य है, उसका अब कम, जो खासकर नए पीढ़ी के बच्चे हैं, वो संवेदना ही नहीं समझ पा रहे हैं, वो जी। भावनाओं को नहीं जान पा रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए हमारे पास साहित्य ही एक माध्यम है। कहानी, कविता या अन्य विधाओं के माध्यम से हम उन्हें जो है इन संवेदनाओं से रूबरू करा सकते हैं। तो साहित्य की भूमिका हमेशा संवेदनाओं और इन सब चीज़ों से जोड़ने के लिए, मूल्यों से जोड़ने के लिए, नैतिकता से जोड़ने के लिए आज भी आवश्यक है। जी, बिल्कुल। तो अभी जब हमारे जो नई पीढ़ी है, उसके लिए साहित्य इतना ज़रूरी है, तो यही साथ में मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि शिक्षकों के लिए साहित्य क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? जी, शिक्षकों के लिए खासकर अब चूँकि हम हिंदी साहित्य के शिक्षक हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए साहित्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब साहित्य के माध्यम से हम अपनी बात को बड़े ढंग से परिपुष्ट कर सकते हैं, जब हम पढ़ाते भी हैं और अगर साहित्यिक उदाहरणों से बच्चों को समझाते हैं, तो बहुत ही हमारी बात बड़ी प्रामाणिक होती है, बहुत बच्चों को एक मनोरंजक ढंग भी हो जाता है और कहीं न कहीं उन्हें जो है ग्रहण करने में हमारा जो संप्रेषण कौशल है वो भी बेहतर हो जाता है और जब संप्रेषण कौशल बेहतर होता है, तो बच्चे भी हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए भी साहित्य बहुत आवश्यक है और मैं तो कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी सबका महत्व है, उस प्रकार से संवेदनशील हृदय होने के लिए अगर आप संवेदनशील हृदय चाहते हैं, संवेदनशील समाज चाहते हैं, एक अच्छा इंसान को नागरिक बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं साहित्य का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जो भी साहित्य से संबंध रखते हैं, वो दूसरों से बेहतर नागरिक और थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। हालाँकि ये कोई सर्वमान्य बात नहीं है, पर फिर भी साहित्य का विद्यार्थी थोड़ा-सा संवेदनाओं को जल्दी ग्रहण करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही प्रश्न है। जी। अभी तक जितना भी आपने पुस्तकों का संपादन किया है, साहित्य को पढ़ा है, और जी। अब लेखन में भी आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जी। के मंचों तक आप जा चुकी हैं। तो जी। ऐसे में आ,
आपने किन किन चीज़ों का सामना किया जो आपको चुनौतियों की तरह लगी, या आपने किन जी चुनौतियों का सामना किया? जी मैडम, जब मैं कई मंचों पर जा रही हूँ या साहित्य को रच रही हूँ या किसी कृति पर काम कर रही हूँ, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, तो उससे समाज को भी समझने का एक मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मैं देखती हूँ कई सारे लेखकों में मैंने देखा कि उनकी कथनी करनी में भी अंतर पाया जाता है। तो बिल्कुल। ये मुझे बड़ा दुःख का कारण लगा कि जब हम किसी साहित्यकार को पढ़ते हैं और बड़ी उदात्त रचनाएँ वे करते हैं, और जब उनके जीवन में हम मिलते हैं, तो हमें उतनी उदात्तता, उतनी गरिमा, उतना जो उनका एक ऑरा हम जो मानते हैं, वो नहीं दिखाई देता। और बिल्कुल, जैसे कोई बिल्कुल। साहित्यकार हम पढ़ते हैं, और जी। उसमें लगता है कितनी मानवीय संवेदनाओं को उकेरा है, और जब रूबरू होकर देखते हैं कि वे संवेदनाएँ उनके लिए एक कला का माध्यम बन गई है, बिल्कुल। तो दुःख होता है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़े-बड़े मंचों में जब हम जाते हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं। बहुत सारे सेमिनारों में या संगोष्ठियों में या कई समारोह में अगर हम जाते हैं, तो निसंदेह लोगों के अनुभव, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने साहित्य को जिया है, साहित्य पर काम किया है, उनको सुनने में जो आनंद आता है, तो वो भी एक अच्छा अनुभव होता है, और बहुत कुछ आप उनके अनुभव से बहुत तेज़ी से आप सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो भी हमारे ऐसे नए लेखक हैं, जो अभी लेखन में आ रहे हैं, और आप हम देख सकते हैं कि इतना मुश्किल नहीं रह गया है, कट कॉपी पेस्ट का ज़माना है। तो ऐसे जी। में नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जी, क्योंकि मैं भी खुद मैं तो नए लेखकों में भी, अपने नए कवियों में भी अपने आप को नहीं गिन रही हूँ। मैं तो समझ लीजिए कि मैं शुरुआत ही नहीं कर पाई हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि बीच में मैंने शुरुआत की, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में मैं लगी रही, तो मुझे लगा कि ये साहित्यिक रुचि थोड़ी कम की जाए, नहीं तो प्रतियोगी परीक्षा नहीं निकल पाएगी। और फिर मैंने कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएँ निकाली। तो मैं नए कवियों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, तो अच्छा पढ़ें। अच्छा बोलना चाहते हैं, तो अच्छा सुनें, क्योंकि जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, जब तक हम साहित्य के मर्म को नहीं समझ पाएँगे, जब तक हमारे दौर में क्या चीज़ें लिखी जा रही है और क्या चीज़ें लिखी जा चुकी हैं और क्या चीज़ें लिखी जानी है, इसका हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो हम कभी भी अच्छी रचना नहीं लिख सकते। बिल्कुल। संवेदना ज़रूरी है, पर आज के समय में किसी रचना को आप लिख रहे हैं, किसी विषय को उठा रहे हैं, तो उस पर एक बेसिक सामान्य सा ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान के साथ अगर आप संवेदनाएँ आपकी जुड़ जाएगी, एक उसके मार्मिक पक्ष को, किसी भी रचना के अगर मार्मिक मार्मिक पक्ष को आप उठा पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये तभी आएगा जब आप बहुत सारी, जो भी अगर आप कविता लिखना चाहते हैं, तो बहुत सी कविताओं को पढ़ें और उनको बार-बार पढ़ें। अपनी कविताएँ भी जब लिखें, तो उसको क्या होता है कि कभी-कभी हम एक बार लिखते हैं और उसी को फाइनल कर देते हैं। उसको बार-बार पढ़ें, जब भी जितने बार हम पढ़ेंगे, उतने बार त्रुटियाँ निकलेगी और उतने बार वो चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। तो नए दौर के कवियों को यही है कि किसी होड़ में ना पड़ें, और ये नहीं कि मेरी कविता संग्रह आ जाए या मुझे इतनी कविता लिखनी है, उतनी लिखनी है, बिल्कुल। इस विषय में भी लिखना है, हर विषय में लिखना है, ये कोई प्रतिस्पर्धा की चीज़ नहीं है साहित्य। साहित्य यदि सहज रूप से हो तो साहित्य है, पर ज़बरदस्ती करके हम कोई साहित्यकार नहीं बन सकते, और बनना भी नहीं चाहिए। अगर सहज रूप से हमसे हो पाता है, हाँ, हम अभ्यास के माध्यम से, जैसा कि कहा गया है प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास, तो यदि हम में प्रतिभा नहीं भी है, प्रतिभा हो तो वो तो ईश्वर का वरदान है, और अगर प्रतिभा ना हो, तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। जो जिस क्षेत्र में मेहनत करेगा, लगन रखेगा, परिश्रम करेगा, अनवरत परिश्रम करेगा, तो वो उस चीज़ को आसानी से पा सकता है। तो अनवरत परिश्रम करने की जो इच्छा शक्ति है, वो ज़रूर नए साहित्यकारों में होनी चाहिए। बिल्कुल। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो साहित्यिक, अब तक की जितनी भी आपकी यात्रा रही है, चाहे एक जी, संपादक के रूप में रही है, एक
अच्छे शिक्षक के रूप में रही हैं। तो कभी ऐसा अफसोस होता है, आपको लगता है कि ये छूट गया या काश मैं समय से ये कर पाती? नहीं मैम, मुझे लगता है कि मैंने जितना किया, ईश्वर ने मुझे उतना दिया। मैं जब जब भी जिस भी मुकाम को, हालाँकि संघर्ष मैंने बहुत किया, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बहुत मेहनत की हो और वो कोई चीज़ मुझे न मिली हो। देर-सबेर हो सकता है कि लेट हो जाए, तो मुझे तो लगता है कि मैं खूब संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि मैं एक शिक्षक अच्छी हो सकती हूँ और मुझे ये इस चीज़ की रुचि भी थी और उसी मुकाम को मुझे लगता था कि ये परीक्षा में निकाल भी सकती हूँ और एक अच्छा इस शिक्षकीय दायित्व को अच्छे से निर्वहन भी कर सकती हूँ। तो मैं अपने इस मुकाम तक तो सफल हुई। हाँ, आगे के लिए मेरे पास चुनौती है कि मैं किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करूँ, साहित्य के क्षेत्र में बेहतर करूँ और समाज को भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो समाज ने हमें दिया है, उसको भी मैं उसका प्रतिदान कर सकूँ, वापस लौटा सकूँ। तो मैं अपने जीवन से कभी-कभी निराशा हो सकती है, पर मैं फिर भी निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। बस यही सिद्धांत लेकर के मैं चलती बहुत रहती हूँ। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्योंकि अब ये कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, और जैसा कि बातों का तो कभी अंत नहीं है, और समय लेकिन सीमित ज़रूर है हमारे पास। जी, तो जी, जी। अंत की ओर बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आपके श्रीमुख से, आपकी मीठी सी आवाज़ में आपकी कुछ कविताएं सुनने को मिले। मीठी जी, जी। ज़रूर, मेरी आवाज़ तो मैं जानती हूँ कि हालाँकि बहुत मोटी-सी है और बहुत अच्छा से मैं गायन नहीं कर सकती, पर मैं कुछ कविताओं का पाठ कर देती हूँ। जी। एक कविता है जीवित या मृत, थोड़ी-सी सामाजिक सरोकार की है, चूँकि यदि हम समाज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हम मृतप्राय ही माने जा सकते हैं। तुम दिन भर कितने प्रतिशत जीवित तुम दिन भर कितने प्रतिशत जीवित और कितने प्रतिशत मृत? यदि तुम सृजन में रत, तो जीवित। यदि तुम चिंतन में रत, तो जीवित। यदि तुम कर्म में रत, तो जीवित, नान्यत मृत। यदि तुम विचारशील हो, तो जीवित, अन्यथा मृत। विचार जीवन देता है, सृजन, कर्म और चिंतन को। विचार शून्यता जन्म देती है कुंठित निराश मृत आत्माओं को। सिर्फ खाना, पीना, सोना और अपने घरों में बंद रहकर खुले न रहना वैसे ही है जैसे मृत शरीर को सजाना चिता में जलाने के लिए। ये एक छोटी सी कविता थी। बहुत और सुंदर। और एक कविता मैं कहना चाहूंगी। कभी न कभी, एक कविता है, कभी न कभी। यादों और इंतजारों का सिलसिला यादों और इंतजारों का सिलसिला खत्म कभी न कभी होगा, फिर मुलाकातें रोज हुआ करेंगी। तन्हाई और उदासी का सिलसिला खत्म कभी न कभी होगा, फिर रंगीन फिजाएं रोज हुआ करेगी। बहस और मतभेदों का सिलसिला खत्म कभी न कभी होगा, फिर दिल में जो बात है तेरे बस वही हुआ करेगी। लड़ने और झगड़ने का सिलसिला खत्म कभी न कभी होगा, फिर हर बात मेरी सही तुम्हें लगेगी। दो दो जिस्मों और दो रूहों का सिलसिला खत्म कभी न कभी होगा, फिर हम दोनों फिर हम दोनों की एक जान हुआ करेगी। ये एक छोटी सी कविता थी। और एक और कविता मैं अंतिम रूप से अपनी कहना चाहूंगी मैं। एक कविता है, स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती, थोड़ी सी मुझे पसंद है। बहुत अच्छा तो नहीं, पर बस मैंने थोड़ा प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अगर स्त्री चाहे भी तो बुद्ध हो बुद्ध जिस प्रकार से गृह त्याग कर घर से चले गए थे, स्त्री के लिए बड़ा कठिन है। बिल्कुल। तो उस पर मैं एक छोटी सी, थोड़ी लंबी है हालांकि, मैं थोड़ा बोल देती हूँ। स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती। स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती जब वह सोचती है दुनिया के दुख दर्दों को, तब उसे
उसे अपनों के कष्ट का ध्यान विचलित करता है। जब वह गृह त्याग का विचार मन में लाती है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आती है। सोते हुए बालक को छोड़कर जाने का पाषाण हृदय नहीं है उसके पास। बिलखते बच्चे को भी सहलाने के लिए वह रुक जाती है। जब उठेगा बच्चा तो कौन उसकी भूख को मिटाएगा? जब उठेगा पति तो कौन उसे दिन भर के कामों की याद दिलाएगा? अलसाए घर को कौन जगाएगा? कौन सबकी जरूरतों का रखेगा ध्यान? यही सोचकर उसके कदम जम जाते हैं। परिवार के केंद्र में धुरी सी औरत नहीं हटा पाती अपने को, जीते जी नहीं त्याग पाती मोह रिश्तों का, नहीं लांघ पाती मोह के बंधन में बंधी दहलीज को, नहीं उतार पाती जिम्मेदारियों की पायल, किसी को अकेला असहाय छोड़कर नहीं निकल पाती, बुद्ध सी त्याग नहीं पाती पति बच्चों को। छोड़कर निकल भी जाए तो छोड़कर निकल भी जाए तो उसका मन होगा व्याकुल, अपनों की हित चिंता में घुली जाएगी। छोड़कर चले भी जाए तो अमृत के संधान में सन्निध वह उल्टा ही मानी जाएगी। निर्वाण को प्राप्त करके भी वह होगी निंदित ही, उसका यश युगों युगों तक अपयश ही कहलाएगा। पिता, पुत्र, परिवार क्या कभी माफ करेगा उसे उनकी सेवा न करने के अपराध पर? उसके बुद्ध होने पर भी कौन मानेगा उसे बुद्ध? सदियों से सारी मर्यादाएं उसके ही कंधों पर है जो, कामनाओं को भस्म कर कर भी वह कामिनी ही मानी जाएगी, बुद्ध नहीं। यदि वह लौटकर आ गई वापस तो क्या बुद्ध सा सम्मान पाएगी या लांछना? करुणा का पाठ पढ़ाने पर तुम्हें मिलेगी घृणा। आनंद सा प्रिय शिष्य भी तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाने के लिए पर्याप्त होगा। तुम बुद्ध कभी नहीं बन पाओगी क्योंकि तुम हमेशा से औरत ही हो, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो शुद्ध नहीं हो सकती लोगों की नजर में। और औरत कुछ और हो सकती है पर बुद्ध नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये कविता के साथ बहुत सुंदर, और ये पंक्तियाँ मुझे भी खासा पसंद हैं, और बहुत सारे लेखकों ने इन पंक्तियों से प्रेरित होकर बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन आपका उन सब में मुझे कुछ अलग दिखा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक पुरुष लेखक से जो है वो छूट जाती हैं, लेकिन लेखिका जो है वो उसमें और गहराई से लिख सकती है, क्योंकि जी लेखिका जानती है एक स्त्री के संघर्षों को, जिन्हें वो जी रोज़ जी रही हैं, जिन्हें वो झेल रही हैं। ऐसी बहुत सारी जी स्त्रियां हैं जो शायद कहती नहीं हैं, और मुझे लगता जी है कि ये नहीं है कि गरीब या पिछड़ी स्त्री के साथ या अनपढ़ स्त्री के साथ ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम जी पढ़ी लिखी स्त्रियों के साथ, जो ऐसी स्त्रियां जो एसी के घरों में, कमरों में सुसज्जित गहनों के साथ जो रहती हैं, वो जी शायद ज़्यादा पीड़ित हैं, और ऐसे वर्ग में उच्च वर्ग की महिलाएं जो हैं वो अपनी पीड़ा कह भी नहीं सकती। तो जी बहुत जी सुंदर बिल्कुल आपने इस कविता के माध्यम से जो है विचार, बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं उनकी पीड़ा को व्यक्त करने की, कि कैसे वो मुक्ति का रास्ता जो है वो जी ढूंढना चाहती हैं, मगर वो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकती, वो जी बंधनों में पूरी तरह से जकड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर जी आपने लिखा है। और अब कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो उनसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे जी श्रोतागण जो भी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए दो शब्द आप कहें। जी जी अ, मैं उनसे सारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप जिस भी कर्म में हैं, चाहे आप साहित्यकार हैं या पाठक हैं या एक समाज के नागरिक हैं, आप सब अपनी भूमिकाओं को निभाने का प्रयत्न करते हैं और जिंदगी को जीने का एक अच्छी तरीके से जिंदगी को जीने का हम सब प्रयत्न करते हैं। तो हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखें, और उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है, उससे घबराएं नहीं। हर मुश्किल में मुस्कुरा, तकलीफों को गले लगा, राह काटो भरी ही सही, संघर्षों से चमन सजा, संघर्षों से चमन सजा।
ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर विचार और बहुत ही सार्थक चर्चा जो है आज की रही है। डॉक्टर हम्म, पायल लिलहारे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे मंच से जुड़ी। मैं अपने मंच की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपको आपके आगामी साहित्यिक जीवन के लिए। और हम फिर से एक हम्म। बार धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो हम सबके साथ साझा की है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नर्मदा जी, मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, क्योंकि मुझे जब आपने कहा तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि संपादित किताबें लिखना या लेख लिखना और शिक्षकी दायित्वों का निर्वहन करना वो अलग चीज मुझे लग रही थी। पर साहित्य की यात्रा जो मेरी छोटी मोटी है, बहुत छोटे मोटे रूपों में मैं कर रही थी, तो मुझे यही मन में भाव आ रहा था कि मेरा कोई अभी तक कोई पर्टिकुलर अपना व्यक्तिगत संग्रह नहीं प्रकाशित हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपसे मुझे ये प्रेरणा भी मिली कि मैं अपनी कविताओं को सजाऊं, संवारूं और एक कविता संग्रह के रूप में जल्द ही प्रकाशित करूं। और मुझे ये भी आपसे दिशा मिली कि जो मैं निरंतर लिख रही हूँ या नहीं लिखने की पीड़ा मेरे भीतर है, नहीं लिख पाने की, तो उसको भी मैं धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ूं, क्योंकि नहीं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो, लिखने की ख्वाहिश, और आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी पीड़ा होती है जिसको मैं महसूस करती हूँ। तो मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि जरूर मेरे मनोबल को बल मिलेगा और मैं इस दिशा में साहित्यिक रूप से कदम रखूंगी। अभी तो मैं शुरुआत ही कर रही हूँ और बहुत अपना जो मुझसे हो सकता है एक अच्छे पाठक के रूप में पढ़कर और एक अच्छे इस समाज को देखकर एक अच्छा साहित्य पाठक वर्ग को देने का प्रयास करूंगी। तो आपका पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मंच से जोड़कर आपने मेरी उड़ान को एक दिशा दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी साहित्यिक जीवन के लिए। और अब क्योंकि कार्यक्रम से विदा, सभी दर्शकों से, श्रोताओं से विदा लेने का समय हो गया है, तो दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि परवाह ना करो चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो। परवाह ना करो चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो नेक हो और साफ हो। चलो उस राह पर जो नेक हो और साफ हो। अब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले रविवार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।